नमस्कार बच्चों, आप सबों का स्वागत है झा क्लासेस में। आज मैं आपके सामने सबसे पहला चैप्टर, जो हालांकि एनसीईआरटी में ये पहले अगर देखे जाए पहले के हिसाब से तो ये दूसरा चैप्टर है, लेकिन अब क्योंकि बुक रिवाइज्ड हुई है, जो चैप्टर्स डिलीटेड हैं उनको हटा दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग अब जो हमारा पहला चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मैं आपको ये दे नहीं रही हूँ, बस दिखा रही हूँ। ये क्या है, हमारे सामने एक फ्लावर है ना, बेल फ्लावर है। तो अब मैं इस फ्लावर को स्लोली आपके सामने डिसमेंटल करूँगी, ठीक है। शुरू करें। उससे पहले अब हम चलते हैं बोर्ड के पास। तो बच्चों, जैसा मैंने कहा कि आइए मैं आपको दिखाती हूँ बोर्ड की तरफ। तो ये फ्लावर, अब फ्लावर का मतलब क्यों मैंने लिखा है यहाँ पे फ्लावर, या चैप्टर का नाम ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्यों है, तो समझिए। फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स एंजियोस्पर्म्स, राइट। तो हम यहाँ एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उस चैप्टर में पढ़ना क्या है, पढ़ क्यों रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसको समझना कैसे है और कैसे शुरुआत करें, ठीक है। और टॉपिक बाय टॉपिक कैसे पढ़ें और किस तरह से समझें, ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि फ्लावर है क्या। व्हाट इज फ्लावर? अगर मैं आपसे पूछूं, देन व्हाट यू विल डिफाइन, हाउ यू विल डिफाइन फ्लावर? व्हाट इज फ्लावर? प्लांट के किस पार्ट से फ्लावर का होना या बनना हो रहा है, किस हिस्से से, राइट। तो फ्लावर जो है एक्चुअली मॉडिफाइड शूट है, ठीक है। अब फ्लावर के अंदर, जैसे मैंने कहा था आपको मैं डिसमेंटल करके दिखाऊंगी, तो ये रहा फ्लावर। जरा हाँ फ्लावर पे जूम कीजिए। हाँ, तो ये रहा हमारा फ्लावर। अब देखिए, ये जो डिफरेंट लेयर्स है ना, है ना, ये एक सर्कुलर वे में जो प्रेजेंट है फ्लावर में, इनको हम कहते हैं व्हर्ल्स, ठीक है। तो ये जो अपेंडेजेस है इनको मैं अलग कर रही हूँ। तो ये जो कलरफुल पार्ट है इसको हम कहते हैं पेटल्स, ठीक है। तो ये पेटल्स जो हो गए वो हो गए कोरोला। ये मैंने रिमूव किया, ये दूसरा भी रिमूव किया, फिर मैंने ये तीसरा भी रिमूव किया, और ये चौथा पेटल है। ओहो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बहुत इजीली विजिबल होगा। अब हैंड लेंस की हेल्प से जब मैं आपको दिखा रही हूँ, दिख रहा है ना, जैसे जितना दूर आप लेके जाएंगे उतना ही ये एनलार्ज व्यू आपको दिखेगा। तो आपको सेंटर में कुछ दिख रहा होगा, राइट। यस, ये क्या है, ये है आपका स्टिग्मा, राइट। और इसके साइड्स में क्या दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है कुछ स्ट्रक्चर्स, स्टेमन, राइट। तो ये ना बहुत ज़्यादा क्लियरली आपको, अगर आप हिबिस्कस का फ्लावर लेंगे ना, बहुत इजीली अवेलेबल आपको हो भी जाता है। गुड़हल का फूल जिसे हम हिंदी में कहते हैं, है ना, या चाइना रोज, अगर आप उसमें देखेंगे तो बहुत क्लियरली विजिबल है। और बेस्ट एग्जाम्पल है बाइसेक्सुअल फ्लावर का। आई थिंक प्रैक्टिकल्स में भी आपको टीचर्स उसी फ्लावर की हेल्प से करवाते हैं, क्योंकि वो बहुत ईजिली अवेलेबल है, एज वेल एज उसके जो सारे पार्ट्स हैं। जैसे कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होता है उसे हम कहते हैं स्टेमन, बट जो टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं उसे कहते हैं एंड्रोशियम, ठीक है। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। तो ये मेनली क्या है आपका, एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। क्या है ये? मेल यूनिट। मैं किसकी बात कर रही हूँ? एंड्रोशियम की, ठीक है। तो एंड्रोशियम क्या है, टेक्निकल टर्म हमने यूज किया, और जनरल भाषा में हम क्या इसे बोल रहे हैं, स्टेमन बोल रहे हैं, ठीक है, मेल पार्ट, ठीक है। तो जब हम स्टेमन की बात करते हैं तो आगे हम इसमें ये जो स्टेमन है, देखिए अगर मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करूं, ठीक है,
तो कुछ इस तरह से होता है ना। ये ऊपरी जो हिस्सा होता है इसको हम क्या देते हैं, एंथर, ठीक है। और ये आपका फिलामेंट होता है ना, ठीक है। तो ये दोनों हिस्से मिलकर आपके मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी कि आपके एंड्रोशियम, या फिर आप इसको ब्रैकेट में स्टेमन लिख दीजिए, उसे बनाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज anther, the tip part, and the basal structure which is attached to the flower, that is the filament. So both combined together consisting and making the male reproductive unit which is called androecium or stamen, right? Clear? यहाँ तक clear है? Male gametophyte, ठीक है। अब मेल गैमेटोफाइट जो स्टेमन्स हैं ये क्या क्या बता रहे हैं, इट रिप्रेजेंट्स दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल यूनिट ऑफ फ्लावर। तो ये मैं गाइनोशियम आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है, डिटेल में। अभी हम पहले मेल गैमेटोफाइट को समझ लें, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट, चलिए। तो स्टेमन का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, डायग्राम में भी लेबल करके दिखाया था, एंथर। तो एंथर क्या है, सबसे पहले जब एंथर को आप डाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में जो डायग्राम है, अभी आपको मैं डायग्राम से भी हेल्प से शो करूंगी। तो एंथर क्या है, एंथर के कुछ वॉल्स हैं, कुछ लेयर्स हैं, ठीक है। तो उन लेयर्स को क्या कहते हैं हम, वॉल्स में जो डिवाइडेड है उनके नाम दिए गए हैं। तो मेल गैमेटोफाइट जैसे मैंने बताया, एंथर की डिफरेंट वॉल्स हैं। तो एंथर क्या कहलाता है, एंथर है वो हिस्सा जिसके अंदर मेल गैमेट डेवलप करेगा, इसीलिए उसको हम क्या कह देते हैं, वो है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो बना हुआ है डिफरेंट लेयर्स ऑफ वॉल्स से बना हुआ है, जैसा कि आपके सामने पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं। जो सबसे बाहरी दीवार है, बाहरी वॉल है, उसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। डर्मा मेनली लेयर को डिपिक्ट करता है, एपी मीन्स आउटर साइड। तो वो क्या हुआ, सबसे बाहरी दीवार जो हुई वो हुई एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अंदर की तरफ जो वॉल है वो हो गई आपकी एंडोथीसियम। अगेन आप देखेंगे एनसीईआरटी में थीका वर्ड लिखा हुआ है, तो थीका का मतलब भी क्या होता है, लेयर्स होते हैं, ठीक है, एंडोथीसियम। उसके बाद थीसियम के बाद और सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स के बीच में कुछ सेल्स बने हुए हैं जो बीच की दीवार को बनाते हैं, तो इसीलिए उस लेयर को क्या बोल देते हैं हम, मिडल लेयर्स। और एट लास्ट अंदर की तरफ, भीतर की तरफ जो सबसे लास्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड टेपिटम, राइट। अब इन लेयर्स की सिग्निफिकेंस क्या है, मेनली अगर आप देखेंगे तो जो टेपिटम है मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। क्यों, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये न्यूट्रिटिव लेयर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यूट्रिटिव लेयर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, न्यूट्रिटिव लेयर है विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन्स बनते कहाँ से हैं और कैसे बनते हैं। अब जो हमारा एंथर है, एंथर के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, आपको पता ना, एक सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ग्रुप में जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें टिश्यूज कहा जाता है। तो इसके अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट हैं वो क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यूज। कौन से टिश्यूज हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज। अब स्पोरोजिनस टिश्यूज में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं उसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इन शॉर्ट आप इसको लिख सकते हैं MMC
या फिर इसे आप PMC भी लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछेंगे मैम MMC और PMC क्या है, तो MMC जो है शॉर्ट फॉर्म है माइक्रोस्पोर मदर सेल का, और इसी तरह इसका दूसरा नाम PMC इसलिए दिया गया है, P स्टैंड्स फॉर पोलन, तो पोलन मदर सेल। ठीक है, अब मदर सेल ही क्यों, ये भी क्वेश्चन आता है ज्यादातर, हर जगह मियोसाइट, गेमिट मदर सेल, पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल फर्दर पढ़ेंगे। मदर सेल ही क्यों, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है बर्थ देने की या आगे रिप्रोड्यूस करने की, वो मदर्स में ही होती है। सो दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दैट भी हम इस तरह से नामकरण कर देते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल, यानी कि वो सेल जिसकी हेल्प से पोलन ग्रेन्स बनेंगे फ्यूचर में। ठीक है, चलिए अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स किस चीज को डेवलप करेंगे, क्या चीज बनने में हेल्प करेंगे, पोलन ग्रेन्स, जिनको हम क्या कह देते हैं, माइक्रोस्पोर्स। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स। गुड, तो माइक्रोस्पोर्स फर्दर क्या कहलाए, पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स क्या है, देखिए सपोज ये एक सेल है, ये एक पोलन ग्रेन है। अब आप देखिए, आपके सामने डायग्राम होगा जिसमें आप देख रहे होंगे कि कैसे जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है और एंथर की वॉल ब्रेक होके किस तरह से वो रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, जो कि हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो एक पोलन का मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊंगी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है, तो ये है आपका एक सर्कुलर स्ट्रक्चर। जब आप NCERT की भी बुक में या कहीं देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो जहां पे लाइन एंड हो रही है, ठीक है, और दूसरी लाइन शुरू हो रही है ना, ये लेयर्स हैं, तो ये जो पर्टिकुलर आउटर आप देख रहे हैं ना, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स, बेसिकली इस लेयर को हम कह देते हैं एक्साइन। क्या है ये, एक्साइन। किसका, पोलन ग्रेन का आउटर लेयर क्या कहलाता है, एक्साइन। आउटर लेयर को क्या कह देते हैं हम, एक्साइन। ठीक है, अब ये जो एक्साइन है इसकी एक खासियत है, ये जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस से बना है वो हाईली रेजिस्टेंट है टुवर्ड्स एल्कली, एसिड, हाई टेम्परेचर एटसेट्रा। ठीक है, हाईली रेजिस्टेंट मतलब इन सब चीज़ों का इस लेयर पर कोई असर नहीं होता, जिसकी वजह से वो पोलन ग्रेन को बिल्कुल सही सलामत रखता है। पोलन ग्रेन जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये है एक्साइन। तो वो सब्सटेंस क्या है मैम, इतनी कहानी आपने बता दी बट उसका नाम ही नहीं बताया। यस बिल्कुल, तो वो जो सब्सटेंस उसको हम क्या देते हैं, वो जो पर्टिकुलर चीज जिससे ये बनी है उसको हम क्या देते हैं, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, ये स्पोरोपोलेनिन से बना है, हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल। ठीक है, अब इसके अंदर का जो लेयर है, इसके अंदर का जो लेयर है, इस लेयर को हम कह देते हैं इंटाइन। क्या कहते हैं, तो अंदरूनी लेयर है जो इनसाइड है दैट इज इंटाइन, और इंटाइन इज कॉम्पोज्ड ऑफ किस चीज से मिलके बना है, सेलुलोज एंड पैक्टिन। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि एक्साइन पे, जैसे अगर आप NCERT की लाइन पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन प्रॉपरली लिखी गई है। ठीक है, क्या लिखा है उसमें कि पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स। ठीक है, तो ये जो प्रोमिनेंट अपर्चर्स हैं, ये जो गैप हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, जर्म पोर। अच्छा, इसका होना क्यों, जर्म पोर की क्या जरूरत है, एक्साइन है ही जो उसे बचा रहा है, इंटाइन है ही, साइटोप्लाज्म है, सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है, तो अब जर्म पोर की क्या आवश्यकता पड़ी। हमें पता है ना कि पोलन ग्रेन्स जो हैं
वो कहाँ, स्टिग्मा पे जर्मिनेट होते हैं। तो जर्मिनेट फिर कैसे होंगे, अगर एक्साइन हर जगह प्रेजेंट है तो जर्मिनेट होने का मतलब क्या, पोलन ट्यूब का बनना, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो एरियाज जहां पे एक्साइन एब्सेंट है उस जगह क्या है, जो स्पेस है, अपर्चर प्रेजेंट है, उसको हम जर्म पोर कह देते हैं। और उसी जर्म पोर की हेल्प से पोलन ट्यूब का आउटग्रोथ होता है पोलन ग्रेन से। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है जर्म पोर का। क्लियर, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपके सामने एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है। ठीक है, तो जब आप रीड करते हैं ना, तो रीडिंग के लिए ठीक है, लेकिन थोड़ी कम समय में ज़्यादा चीज़ों को इम्बाइब करना है या लर्न कैसे करें, तो ये फ्लो चार्ट आप अपने सामने रखिए और उसको जस्ट रिकॉल करते रहिए। ठीक है, उसके साथ डायग्राम, तो ये दोनों चीज़ें जब आप कर लेंगे ना, तो समझिए आपका वो पूरा टॉपिक हो गया तैयार। उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 1 मार्कर आ जाए, 2 मार्कर आ जाए, 3 मार्कर आ जाए या 5 मार्कर में आ जाए, तो यू आर एबल टू राइट द आंसर्स वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशन। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन समझाया, अब ये पोलन ग्रेन बनते कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, वो समझते हैं। तो वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, उस प्रोसेस को ही हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, क्योंकि पोलन ग्रेन्स बहुत सारे होते हैं नंबर्स में और उनका साइज बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, यानी कि मेल गैमेट्स का साइज एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट बहुत छोटा होता है और वो इसीलिए बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में भी प्रोड्यूस होते हैं। उसका कारण क्या है, क्यों होता है, अभी आइए हम समझते हैं। सबसे पहले, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वी कैन डिफाइन इन दिस वे, the process of formation of microspores pollen grains, right, from the mmc or pmc, remember microspore mother cell or pollen mother cell, through meiosis or by meiosis. meiosis क्या है, एक टाइप का सेल डिवीजन जिसे हम रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड में बदल देता है और गैमेट्स की प्लॉयडी हैप्लॉयड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मियोसिस, मियोटिक सेल डिवीजन होगा और ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये होता कैसे है, ठीक है, अब हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर तो देखा ही था। अगर उसके हम शेप की बात करें तो मेनली यहाँ पे स्फेरिकल शेप हमने लिया है। साइज क्या है, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनके लेयर्स की बात मैं ऑलरेडी पहले ही कर चुकी हूँ, एक्साइन है, इंटाइन है, उसके कॉम्पोजिशंस क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ है, वो सारी बातें हम कर चुके हैं। तो अब मैं सीधे इसके प्रोसेस पे जाऊंगी कि ये डायग्राम क्या डिपिक्ट कर रहा है। बच्चों देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना कई बच्चों को, वो क्या है, वो डायग्राम का उनको पता होता है, लेकिन उस डायग्राम में क्या शो कर रहा है या वो डायग्राम किस बारे में है, वो उसी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। और जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें यही आता है कि इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम कौन सा बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए ये किस चीज़ का डायग्राम है, ये क्या शो कर रहा है, ये क्या डिपिक्ट कर रहा है। तो ये जो डायग्राम है वो शो करता है स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू अ पोलन ग्रेन। ये आपकी एनसीईआरटी का फिगर नंबर 1.5 है। इसीलिए जब भी कोई क्वेश्चन आए डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, तो उसके अंदर अगर आपको कहा है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम, तो आपको ये स्टेजेस ड्रॉ करने हैं। ये 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये डायग्राम का नाम है स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू अ पोलन ग्रेन। ठीक, तो ये है माइक्रोस्पोर, सबसे पहली स्टेज आपने देखी। दूसरे में हम क्या देख रहे हैं, वैक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, डिस्प्लेस्ड हो गया एक किनारे और 2 वैक्यूल फॉर्म हुए। ठीक, तीसरे में क्या दिख रहा है हमें कि ये जो न्यूक्लियस है वो एसिमेट्रिकली मीन्स अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वली जब कोई चीज़ डिवाइड होता है तो उसे एसिमेट्रिकल डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है।
और ये जो वैक्यूल है एक लार्ज वैक्यूल बना रहा है, दोनों वैक्यूल फ्यूज होकर एक लार्ज वैक्यूल बना रहे हैं। आपको वैसे ही पता है प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल का साइज होता है वो काफी बड़ा होता है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट फंक्शंस टू परफॉर्म इन प्लांट सेल। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस सेल इज हैविंग लार्ज साइज वैक्यूल। इसके बाद हम क्या देखते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन के होते ही यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और डिवाइड होने के बाद बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, कैरियोकाइनेसिस होता है ना न्यूक्लियर डिवीजन, तो उसके बाद दो हिस्सों में बटा और उसके बाद ये जो है पार्ट्स ये सेल के अंदर डेवलप हो गए, ट्रांसफॉर्म इनटू अ सेल। तो जो लार्ज साइज, क्योंकि ये एसिमेट्रिक डिवीजन था, याद है आपको, अनइक्वल डिवीजन, तो ऑब्वियस है अनइक्वल डिवीजन में एक बड़ा होगा एक छोटा होगा एक हिस्सा, तो जो बड़ा हिस्सा है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, वेजिटेटिव सेल बना के, ठीक है, वो अपना रोल प्ले करेगा, और जो छोटा वाला हिस्सा है वो जेनरेटिव सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस है ये शो कर रहा है कि कैसे एक माइक्रोस्पोर मैच्योर होके एक कंप्लीट पोलन ग्रेन बना रहा है। और ये जो स्टेज है ये 2 सेल्ड स्टेज है। ये क्या है एंजियोस्पर्म का 2 सेल्ड स्टेज। अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ पे देखिएगा लास्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे ये बताया गया है कि 60% ऑफ जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज में ही शेड होते हैं। शेड में गिरना है ना, फूल से मैच्योर होके जो रिलीज होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज में होते हैं और 40% जो होते हैं वो 3 सेल्ड स्टेज में होते हैं। ठीक है, 3 सेल्ड स्टेज कैसे होता है, ये जो जनरेटिव सेल बना ये फर्दर डिवाइड होके 2 सेल्स बना देते हैं, यानी कि 2 मेल गैमेट की तरह एक्ट करते हैं, तो वो 2 यहाँ और 1 ये 3 हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 2 सेल्ड स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। ये सारा प्रोसेस था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। बेस्ट तरीका इसको याद करने का, डायग्राम आप प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, क्या प्रोसेसेस, फ्लो चार्ट को याद कर लें, डन।